हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले तो आज जो मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉस्टिंग पे हमने बहुत काम कर लिया, तो अब आई थिंक सो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ और दूसरे चैप्टर्स जो हैं हमारे, हमें अब उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा बेटा, पहले तो एक बात मैंने और आपसे करनी है, वो ये है कि देखो अब आपके पास रह गए हैं तकरीबन 2 महीने, 2 से ढाई महीने, इतना ही टाइम रह गया। तो देखो, सिलेबस हमने कवर अप करना है, तो एक तकरीबन 20 दिन तो हमें सिलेबस कवर अप करने में लग जाएंगे। बाकी दिन हम पास पेपर्स करेंगे। तो व्हाट आई एम रिकमेंडिंग यू कि यार अब आप क्या करो। अब मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि इफ़ यू वांट अ गुड ग्रेड, तो अब आपको अकाउंटिंग, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप अब जो है ना एक काम करो, मैंने जैसे ये रिकॉर्डिंग्स में दे रहा हूँ इसी तरह और रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास हैं अवेलेबल, कॉस्टिंग की, इनकम स्टेटमेंट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इन्वेंट्री से रिलेटेड, और इसके अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड, और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको भेजी थी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मैं और भेजूंगा रिकॉर्डिंग। तो अब आप एक काम करो कि जो जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप उनको कंपाइल करो और ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे सेव कर लो इन रिकॉर्डिंग्स को। इनको सुनो, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आपके पास नोट्स हैं, नोट्स से देखो, रिवाइज करो कि क्या क्या सर ने बताया था, याद करना शुरू करो। देखो भाई, मैं एक बात बता दूं कि नोट्स आपको खुद से, नोट्स मैंने दिए ही इसलिए वो, उसमें सब कुछ है नोट्स में। ऐसे वो एक ऐसी चीज़ है कि भाई उसमें जो है ना आपके पास सब कुछ है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, या आपको सर ये तो मेरे पास ये चीज़ मेरे पास थी नहीं, या ये मुझे बताया नहीं। नोट्स में इट कंटेन्स एवरीथिंग। आप याद करना शुरू कर दो। ठीक है, नोट्स से भी पढ़ना शुरू कर दो, अब याद करना शुरू करो सारे कॉन्सेप्ट। जैसे अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये याद करना शुरू कर दो। डेफिनेशंस एग्जैक्ट जो उसमें लिखी हुई है ना, डेफिनेशंस, वो याद करना शुरू करो। उसकी मैं वजह बताता हूँ भाई, सिंपल सी उसकी वजह ये है, क्योंकि देखो अब अगर आप नोट्स पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो आप अच्छे टर्म्स, अच्छे वर्ड्स लिख सकते हो। अपने वर्ड्स में लिखोगे, एग्जामिनर सही नहीं मार्क देगा। स्टार्ट लर्निंग, और रोज का ये बना लो रूटीन के यार मैंने 2 घंटे कम से कम अकाउंट्स को देना। अब बहानेबाजी खत्म कर दो, रोज के भाई मुझे 2 घंटे हर हाल में मुझे देने ही देने अकाउंट्स को। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर मैं कर ही नहीं सकता, यू कैन डू इट। मुझे पता है कि जब बच्चा ओ लेवल से पढ़ के नहीं आता तो उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने पड़ते हैं, और भी उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने ऊपर। तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। बट आपने मेरे ख्याल से, अगर आप एफर्ट्स डालोगे ना, तो यू कैन डू इट और यू विल डू इट। तो एफर्ट्स डालें, रोज़ पढ़ें अकाउंटिंग। ठीक है, क्लास में भी पढ़ें, घर पे भी पढ़ें, 2 घंटा रोज़ पढ़ लें। ये रूटीन बना लें, बस मैंने 2 घंटे अकाउंटिंग पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या? ये वो कॉन्सेप्ट है जिनकी बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम सारी जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, ये वो कॉन्सेप्ट है, तो ये दोनों में पूछी जा सकती हैं। आप मेरे नोट्स देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। मतलब अगर आप वीडियो देख के याद करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो डिस्कस करना है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बेटा वही बात है कि एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि पेपर भी आपने देना है, तो एफर्ट्स आपको ज़्यादा खुद डालने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो और 2 घंटा यार इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत मुश्किल काम है, कि अगर आप बोले सर मैं रोज़ अकाउंटिंग पढ़ना बड़ा मुश्किल है, भाई करो यार। वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, जो जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ लो, उसमें कुछ मैंने मना थोड़ी किया। ठीक है, तो अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं। देखो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है, बिजनेस शुड नॉट रिकॉर्ड रिकॉर्ड anticipated gains and but they should they should record
एंटिसिपेटेड लॉसेस, मतलब एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, तो बिजनेस को एक्सपेक्टेड गेन्स जो होती है ना वो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए बिजनेस को। एंटिसिपेटेड फ्यूचर, सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर दूं, एंटिसिपेटेड फ्यूचर गेन्स और फ्यूचर लॉसेस, ये चीज़ें बिजनेस को रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। एंटिसिपेटेड लॉसेस जो है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, एंटिसिपेटेड फ्यूचर गेन्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो ये बात है कि फ्यूचर लॉसेस जो है वो रिकॉर्ड करने चाहिए एक्सपेक्टेड, और फ्यूचर गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे ओवर वैल्यूएशन हो जाते हैं आपके गेन्स में। ठीक है, तो ये कहता है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपली मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन, के इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे लगती है। भाई सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होती है कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरा एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉस है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार शायद आने वाले वक्त में या आने वाले फ्यूचर में ये मुझे लॉस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने पढ़ा था ना, हम ये कहते थे ना कि यार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब ये हुआ कि ये वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो आने वाले वक्तों में जो है ये बैड डेट हो जाएंगे, जो आने वाले वक्तों में मुझे पैसे नहीं देंगे, तो मैं इनको रिकॉर्ड करता था। याद आया कुछ आपको? तो ये क्या हो गए हमारे प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन और डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं? वो भाई इसी वजह से रिकॉर्ड करते हैं ना कि हम अपने मशीनरी को, अपनी इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि यार मेरी इक्विपमेंट की या मेरी मशीनरी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो वो भी क्या है, मेरा लॉस है ना, और फ्यूचर लॉस है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यार इसमें आपने याद ये रखना है कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एज एट लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप देखते हो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ रही है तो आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो, सिंपल इसका मतलब ये है। ठीक है, आप ओवर एस्टिमेशन नहीं करते। फिर आ जाता है राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ गुडविल। नहीं, गुडविल का आपको भी मतलब पता होगा कि ये क्या होता है। ये वो एक ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, और देखो ये गुडविल जो है ना वो जो है ना आप राइट ऑफ कर दे तो आप हटा दे तो क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर लॉस है। आप एक्सपेक्ट करो, गुडविल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस का ये नाम है, रुतबा है। ठीक है, तो अगर मैं अपना बिजनेस बेचने जाऊंगा, केएफसी अगर अपना बिजनेस बेचने जाता है तो ऑब्वियसली ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है कि केएफसी जो है उसको उसके सिर्फ एसेट्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। फर्स्ट कर लो केएफसी के पास एसेट की वर्थ है 1 मिलियन, 1 मिलियन उसके एसेट्स की वर्थ है। ठीक है, तो लेकिन उसको मिले कितने, उसको 1.5 मिलियन मिले, तो 0.5 जो उसको मिल रहे हैं ना, तो 0.5 मिलियन उसको मिल रहे हैं, उसके एसेट की, ज़मीन की, ऐसे सारे एसेट्स की वर्थ जो है वो 1 मिलियन है। वो जो 0.5 मिलियन केएफसी का ओनर कमा रहा है वो इस वजह से कमा रहा है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि उसको उसके गुडविल के पैसे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये वो पैसे हैं जो मुझे मेरी गुडविल के मिले हैं, कि मैंने इतना साल काम किया, मैंने अपना बिजनेस बनाया, इस मकाम तक पहुंचाया कि, और तो मुझे पैसे इस चीज़ के मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली मतलब होता है आपके गुडविल का। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा गुडविल। आप गुडविल को राइट ऑफ कर देते हो क्योंकि ये फ्यूचर गेन है, आप फ्यूचर गेन को रिकॉर्ड नहीं करते, आप सिर्फ फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो। जो आपके फ्यूचर में लॉसेस हो रहे होते हैं आप उनको रिकॉर्ड, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप रिकॉर्ड करते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप रिकॉर्ड करते हो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड करते हो, राइटिंग ऑफ गुडविल को आप रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, गुडविल आपका क्या है, आपका गेन है। अब आप गेन को जो है अपने उससे हटा दे तो आप कहते हो कि नहीं यार ये जो है इसको मैं राइट ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये गेन मुझे इस साल नहीं होगा, ये मुझे आने वाले 10 सालों में होगा,
कि कभी भी जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा ये मुझे तब गेन होगा। समझ आई बात? ये होता है राइटिंग ऑफ गुडविल्स। आपको बात समझ आ गई होगी गुडविल का मतलब। गुडविल का सिंपली मतलब यही होता है कि यार मैंने जो है अपने एसेट, मुझे अपने बिजनेस की वर्थ मेरे एसेट, उसके एसेट से ज़्यादा है। मतलब अगर मैं चार्ज करूँ, फर्स्ट कर लो, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो मैंने देखा कि यार मैंने अपना जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है और बहुत मशहूर है वो सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। उसकी मैंने एसेट की, ज़मीन की और सारे इक्विपमेंट्स वगैरह की वर्थ कैलकुलेट की, जो वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है और सब लगा, तो मुझे पता चला कि 3.5 करोड़ जो है उसकी वर्थ है, या 3 करोड़ चलो उसकी वर्थ है। अब मैं अगर अब मैं 3.5 लेकिन मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, और मैं 3.5 जो है चार्ज कर रहा हूँ, उसकी वर्थ लगा रहा हूँ, ऑल्दो मेरे एसेट की वर्थ कम है, उसकी सिर्फ 3 करोड़ है, लेकिन मैं 3.5 करोड़ मांग रहा हूँ। तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो 0.5 में चार्ज कर रहा हूँ वो अपने गुडविल की चार्ज कर रहा हूँ। तो आप ये सीखोगे भी इंशाल्लाह A2 में आके कि गुडविल कैलकुलेट किस तरह से होती है। तो वो चीज़ें आपको अब समझ आएंगी जब आप A2 में जाओगे कि हाउ डू वी कैलकुलेट गुडविल, वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब आप एप्लीकेशन में जब आप राइटिंग और राइट ऑफ कर देते हो अपनी गुडविल को, तो वो उस पर जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होता है, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी कर लिया तो फिर अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये बल्कि नीचे से ही कंटिन्यू कर लेते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं बल्कि इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप, और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा इसको एनहेंस भी कर देते हैं। अच्छा, अब हमने करना है डिस्कस मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग, इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, एक ही बात है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बेटा ये बेसिकली बताता है expenses should be matched with revenue, expenses should be matched with revenue। सही है, एक्सपेंसेस को आप मैच करते हो अपने रेवेन्यू से, मतलब जो रेवेन्यू आपका अर्न हो रहा होता है आप सिर्फ उसी साल का रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, समझ आई बात? एक्सपेंसेस को आप मैच कर रहे हो विद योर रेवेन्यू। इसकी एप्लीकेशन बेटा क्या हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन हो सकती है डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, और ओइंग इन प्रीपेड। आपको एक बात पता होगी कि प्रीपेड होता है मतलब पेड इन एडवांस। जब आप एडवांस में पे कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको जो है रिकॉर्ड कर, आप उसको मतलब फर्स्ट करें, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें कि मेरा जो रेंट था वो था $1000, मैंने पे कर दिया $1500, इसका मतलब $500 जो है वो मैं एडवांस में पे कर रहा हूँ। अब जब मैं वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, जिस बंदे ने रेंट रिसीव किया है तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा एज प्रीपेड। ठीक है, वो उसको रिकॉर्ड करेगा एज प्री पेमेंट कि यार इस बंदे ने प्री पेमेंट कर दिया। तो वो क्या करेगा, वो उसको जो है ना रेंट रिसीव प्रीपेड, ठीक है, मैं तो उसको एज रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जिस बंदे ने रिसीव किया उसको एज रेंट रिसीव इनकम रिकॉर्ड करेगा। तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रीपेड रिकॉर्ड करेगा और वो अपने उससे हटा देगा उसकी जो क्या कहते हैं आप, जो उसकी इनकम स्टेटमेंट होगी उससे वो वाला $500 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा रेंट रिसीव में से। वो बोलेगा वो रिकॉर्ड वो सिर्फ 1000 ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यार जब इस साल का रेंट जो था वो $1000 था तो वो उसको 1500 रिकॉर्ड करके ओवरस्टेट नहीं कर सकता। तो जिस साल में आपको जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है आप उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, आप उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लें ओइंग एंड प्रीपेड, ओइंग एंड प्रीपेड। ओइंग भी होता है, प्रीपेड भी होता है। ओइंग का बेसिकली मतलब होता है कि यू ओ समवन, आपको किसी को पैसे देने हैं। ठीक है, तो ओइंग हम ऐड करते हैं, प्रीपेड हम माइनस करते हैं। समझ आई बात? इसके अलावा और इसकी एप्लीकेशन हो सकती है कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। ये भी आप सिर्फ याद रखने के लिए कर लें कि जब आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें ये आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकता है, तो ये आपको बताना चाहिए। और डेवलपमेंट
कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका सिंपली ये मतलब होता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू, मतलब जिस साल में जो इनकर हो रहा होता है आपको उसी साल का रिकॉर्ड करना होता है। यू कैन नॉट डू प्रीपेड, आप प्रीपेड को जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो रेवेन्यू जो कि आपको आगे का भी आपने अर्न कर लिया, आप उसको इस साल के रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फर्स्ट करो मैंने 2020 का रेवेन्यू रिसीव किया और मैंने वो प्रीपेड था और उसमें बंदे ने मुझे 2021 का रेवेन्यू भी दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो 2021 का रेवेन्यू उसने मुझे दिया है, जो जनरेट किया है, मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। मैं सिर्फ 2020 का ही रिकॉर्ड करूँगा। आई कैन नॉट रिकॉर्ड द 2021 वाला। तो ये सीन्स नहीं चलते, उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलें इसको कॉपी कर लें जल्दी से। अच्छा एक बात मैं फिर बता दूं, ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपके साथ नोट्स हैं तो आप उससे भी कंसल्ट करिएगा। ठीक है, अच्छा अगला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है वो तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अच्छा बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आइटम्स which cannot be measured in terms of money should not be recorded। भाई वो आइटम्स जो आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, मुझे वो उन आइटम्स को रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्किल हो गई। अब मैं किसी बंदे की स्किल को जो है मैं मेजर नहीं कर सकता, मैं ये नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कहावत बड़ी मशहूर होती है कि योर एम्प्लॉय आर योर एसेट्स, गुड एम्प्लॉयज आर योर एसेट, या स्किलफुल एम्प्लॉयज आर योर एसेट। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये सच में मेरा एसेट हो जाएगा, नहीं, वो कहावत के कहने के लिए ठीक है, लेकिन सच में मैं उसको नहीं एज कंसिडर कर सकता अपना एसेट। मैं ये नहीं करूँगा, मैंने बोला खुजैमा इज माई एसेट, इज द एसेट फॉर द कंपनी, मेरे कंपनी के लिए खुजैमा एसेट है। तो मैं उसको अब ऐसे नहीं करूँगा कि मैं नॉन करेंट एसेट में जाके खुजैमा को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या मैं खुजैमा की स्किल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुजैमा की लॉयल्टी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो आइटम्स जैसे स्किल हो गई, लॉयल्टी हो गई, या मैं बोलूँ यू आर अ लाइबिलिटी टू माई बिजनेस, तुम मेरी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो, क्योंकि वो एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता तो आप अक्सर कहते हैं ना कि यू आर जस्ट लाइक अ लाइबिलिटी फॉर दिस बिजनेस, तुम एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो। तो अब मैं ये सच में नहीं करूँगा कि मैं जाके मैं रिकॉर्ड कर दूंगा उस बंदे को एज लाइबिलिटी। तो स्किल, लॉयल्टी, ठीक है, इंटीग्रिटी, इन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते इन मॉनेटरी टर्म्स, तो आप इनको फिर रिकॉर्ड भी नहीं करते हो अपने अकाउंट्स में। ठीक है, ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा अब अगला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना है वो करना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म बेटा क्या कहता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की लीगल ओनरशिप नहीं है ना, बट इकोनॉमिक ओनरशिप है, इकोनॉमिक ओनरशिप मैटर्स, इकोनॉमिक ओनरशिप मैटर्स। जो इकोनॉमिक ओनरशिप होती है ना उसकी वैल्यू होती है। लीगल ओनरशिप अगर नहीं भी है ना आपके पास, तब भी आप उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट करे, मैंने कहा मैंने अपने बिजनेस के लिए एक डिलीवरी वैन खरीदी। अब वो जो डिलीवरी वैन मैंने ख़रीदी है तो मैं अब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने लीज पे ख़रीद लिया है। ठीक है, इसको मैंने किस पे ख़रीदा है? लीज पे ख़रीदा है। मतलब मैं यूज़ तो कर सकता हूँ बट मेरे पास उसकी लीगल ओनरशिप नहीं है, मेरे पास उसकी इकोनॉमिक ओनरशिप है।
क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक ओनरशिप है, मैं उसको उस एसेट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उस एसेट को रिकॉर्ड करूँगा एज माय नॉन करेंट एसेट। मैं उस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता रहूँगा। मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना छोड़ दूंगा, नहीं भाई, मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूँगा और मैं उसको रिकॉर्ड भी करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इस्तेमाल तो कर रहा हूँ ना यार उस एसेट को। तो ये बात है कि लीगल ओनरशिप मैटर्स, सॉरी इकोनॉमिक ओनरशिप मैटर्स, लीगल ओनरशिप जो है अगर नहीं भी आपके पास तो आप फिर भी उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोई एसेट तो उसकी आप रिकॉर्ड करते हैं। इसकी एप्लीकेशन होती है लीजिंग। ठीक है बेटा, इसकी एप्लीकेशन होती है लीजिंग एसेट। अच्छा, ये आप कॉपी कर लें, ठीक है। आप ये वाला जो पार्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसको कॉपी कर लें, समझ लें एक दफ़ा।